आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के बारे में जानेंगे। क्या आप बाजार खरीदारी करने जाते हैं? अगर आप आजकल बाजार में बिक रहे दूध, घी, जूस इत्यादि के डिब्बों को गौर से देखें, तो सभी डिब्बों पर 100% शुद्ध या शुद्ध लिखा पाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर शुद्ध का अर्थ क्या है? आप और मेरे जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए अगर किसी भी वस्तु में मिलावट नहीं है, तो हमारे अनुसार वो वस्तु शुद्ध है। लेकिन क्या वैज्ञानिक परिभाषा में भी शुद्ध वस्तुओं का यही अर्थ है? नहीं। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध, प्योर कहता है, तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। एक शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? जो पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बनते हैं, अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। इन्हें हम मिश्रण, मिक्सचर भी कहते हैं। आइए अब हम शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के बारे में कुछ उदाहरणों द्वारा और जानें। आइए हम नमक का उदाहरण लें। क्या नमक एक शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस है? इसके लिए हम पहले इस बात की जांच करेंगे कि क्या नमक एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। यहाँ आप नमक में मौजूद सोडियम क्लोराइड के कणों को देख सकते हैं। क्या ये कण एक समान हैं? बिल्कुल। नमक की संरचना सोडियम क्लोराइड के समान अणुओं से बना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नमक एक शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस है। दोस्तों, हम जानते हैं कि नमक सोडियम क्लोराइड के अणुओं से बना है। क्या हम नमक को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा सोडियम और क्लोरीन के तत्वों में पृथक कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुद्ध पदार्थों को हम किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के तत्वों में पृथक नहीं कर सकते हैं। क्या आप और शुद्ध पदार्थों के उदाहरण सोच सकते हैं? जी हाँ, चीनी, जल, सोना, हीरा, ये कुछ और शुद्ध पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या 1 किलो चीनी और 10 किलो चीनी के अभिलाक्षणिक गुण एक समान है? बिल्कुल। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शुद्ध पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण एक समान रहते हैं। आइए अब हम चीनी और पानी के घोल को देखें। क्या ये शुद्ध पदार्थ है? चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम एक क्रियाकल्प द्वारा ज्ञात करें। एक बीकर में हम इस चीनी और पानी के घोल को लें और फिर उसे बर्नर की सहायता से गर्म करें। आप क्या देखते हैं? बिल्कुल ठीक। वाष्पीकरण के कारण पानी में घुली शर्करा पानी से पृथक हो जाती है। लेकिन क्या हम शर्करा या जल को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा उनके अवयवों में पृथक कर सकते हैं? नहीं। इस क्रियाकल्प से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चीनी और पानी का घोल एक अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण है, जो दो शुद्ध पदार्थ चीनी और पानी से मिलकर बनता है। क्या आप और अशुद्ध पदार्थों के उदाहरण सोच सकते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट और पानी का घोल, चाय, मिट्टी, ये कुछ और अशुद्ध पदार्थों के उदाहरण हैं।
जो एक या एक से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस की अच्छी समझ हो गई है। आइए इस वीडियो में हम मिश्रण और मिश्रण के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। हम सभी को समुद्र किनारे टहलने में बहुत सुकून प्राप्त होता है। आइए हम समुद्र के पानी के साथ एक प्रयोग करें। चलिए हम एक बीकर में थोड़ा समुद्र का पानी लें और इसे एक बर्नर की सहायता से गर्म करना शुरू करें। आप क्या देखते हैं? बिल्कुल ठीक। वाष्पीकरण के कारण समुद्र के पानी में घुला सोडियम क्लोराइड जल से पृथक हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समुद्र का पानी सोडियम क्लोराइड और जल से मिलकर बनता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। समुद्र के पानी जैसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनते हैं, मिश्रण, मिक्सचर कहलाते हैं। दोस्तों, क्या मिश्रण केवल तरल पदार्थ होते हैं? सोचिए, चूंकि शुद्ध तत्व ठोस, तरल या गैसीय इनमें से किसी भी अवस्था में पाए जा सकते हैं, मिश्रण भी इनमें से किसी भी अवस्था में पाए जा सकते हैं। उदाहरणतः वायु एक मिश्रण है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के शुद्ध तत्व और यौगिकों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि को मिलाकर बनता है। दोस्तों, समुद्र का पानी और वायु दोनों मिश्रण हैं, लेकिन क्या उनके अभिलक्षणिक गुण एक समान हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अलग-अलग अवयवों को मिलाकर बनते हैं। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। आइए अब हम मिश्रणों के प्रकारों पर चर्चा करें। इसके बारे में हम एक प्रयोग द्वारा जानेंगे। अपने 3 दोस्तों को इस प्रयोग के लिए इकट्ठा करें। अब 4 बीकर में 50 ml जल लें। मान लीजिए इन 4 बीकर को हम A, B, C और D नाम देते हैं। अब आप A बीकर में 1 चम्मच चीनी घोलें। आपके दोस्त को B बीकर में 3 चम्मच चीनी घोलने को कहें। अब तीसरे दोस्त को बीकर C में 1 चम्मच तेल घोलने को कहें और अंत में चौथे दोस्त को बीकर D में 1 चम्मच सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन घोलने को कहें। अब इन सभी बीकर के मिश्रणों के बनावट पर गौर करें। आइए पहले हम बीकर A और बीकर B के मिश्रणों को देखें। आपको क्या नजर आता है? क्या A और B मिश्रणों की बनावट समान है? जी हाँ, इस तरह के मिश्रण जिनकी बनावट समान होती है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर या विलयन सॉल्यूशन कहलाते हैं। मिश्रण A और B दोनों समांगी मिश्रण हैं जो समान अवयवों से बने हैं, परंतु यदि हम बीकर A और B के मिश्रणों की मिठास की तीव्रता को देखें तो पाएंगे कि ये पृथक-पृथक हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि समांगी मिश्रण पृथक-पृथक संघटन रख सकते हैं। अब बीकर C और D के मिश्रणों को देखें। क्या इन मिश्रणों की बनावट समान है? C और D बीकर में प्राप्त मिश्रणों के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं,
इस तरह के मिश्रण जिनके अंश भौतिक रूप से पृथक हैं, विषमांगी मिश्रण हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। क्या आप कुछ और विषमांगी मिश्रणों के उदाहरण सोच सकते हैं? कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट एवं जल, नमक और सल्फर एवं जल, ये विषमांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मिश्रण और मिश्रणों के प्रकार, मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम विलयन, निलंबन और कोलाइड क्या होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मिश्रण और उसके प्रकारों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम विलयन, निलंबन और कोलॉइड के बारे में जानेंगे। आइए पहले हम विलयन क्या होता है इसके बारे में जानें। क्या आप नींबू जल पीना पसंद करते हैं? नींबू जल एक विलयन का उदाहरण है, जो चीनी और नमक के कण तथा जल के कणों से मिलकर बनता है। और क्योंकि इसकी बनावट समान होती है, ये एक समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर है। इस उदाहरण से हम कह सकते हैं कि विलयन सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या विलयन केवल तरल पदार्थ के रूप में होते हैं? नहीं, विलयन ठोस विलयन जैसे मिश्र धातु, एलॉय, या गैसीय विलयन जैसे वायु के रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन ये विलयन आखिर बनते किनसे हैं? किसी भी विलयन को हम दो भागों, विलायक, सॉल्वेंट, और विलेय, सॉल्यूट में बांट सकते हैं। विलयन का वो घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक, सॉल्वेंट कहते हैं। विलयन का वो घटक जो प्रायः कम मात्रा में होता है और जो विलायक में घुला होता है, विलेय, सॉल्यूट कहलाता है। आइए एक उदाहरण द्वारा इसे समझें। क्या आप आयोडीन और अल्कोहल का विलयन, जिसे हम टिंक्चर आयोडीन कहते हैं, जानते हैं? टिंक्चर आयोडीन के विलयन को हम आयोडीन को अल्कोहल में घोलकर बनाते हैं। क्योंकि यहाँ हम आयोडीन जो कम मात्रा में है को अल्कोहल जो बड़ी मात्रा में है में घोलकर ये विलयन बना रहे हैं। इस विलयन में आयोडीन विलेय और अल्कोहल विलायक है। वात युक्त पेय भी एक विलयन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जल में घोला जाता है। इसलिए वात युक्त पेय के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड विलेय है और जल विलायक है। आइए अब हम विलयनों के गुणों का अध्ययन करें। इसे हम एक क्रियाकल्प द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एक 50 ml बीकर में टिंक्चर आयोडीन का विलयन लीजिए। क्या टिंक्चर आयोडीन की बनावट समान है? बिल्कुल। इसलिए हम कह सकते हैं कि विलयन समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या आप टिंक्चर आयोडीन के कणों को देख सकते हैं? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। यदि हम एक टॉर्च की मदद से इस बीकर में प्रकाश की किरण को पार करने का प्रयास करें, तो आप क्या देखते हैं? जी हां, आप देख सकते हैं कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं।
एक फिल्टर पेपर की सहायता से इस टिंचर आयोडीन के विलयन में से आयोडीन को पृथक करने का प्रयास करें। क्या आप सफल हुए? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। और यदि हम इस विलयन को शांत छोड़ दें, तब भी आप पाएंगे कि विलेय आयोडीन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनुकृत, डाइल्यूटेड, सांद्र, कॉन्सेंट्रेटेड या संतृप्त, सैचुरेटेड घोल कहा जा सकता है। आइए इसके बारे में हम एक क्रियाकल्प द्वारा जानें। दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में शर्करा मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। इन दोनों बीकरों में तब तक नमक और शर्करा घोलते रहें जब तक आप विलयन में और नमक या शर्करा ना घोल सकें। क्या इस तापमान पर जल में घोली गई नमक और शर्करा की मात्राएं बराबर हैं? नहीं। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वो मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता सॉल्युबिलिटी कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अब यदि हम इन दो संतृप्त घोलों को 5 डिग्री अधिक गर्म करें और फिर एक बार उनमें नमक और शर्करा घोलने का प्रयत्न करें, तो आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि अब घोल में हम और नमक और शर्करा घोल पा रहे हैं। इस क्रियाकल्प द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दी गई मात्रा अथवा आयतन में उपस्थित हो, उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसे हम इन तरहों से लिख सकते हैं। विलयन की सांद्रता को हम प्रतिशत के रूप में इन तरहों से भी लिख सकते हैं। दोस्तों, यदि एक विलयन के 200 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम शर्करा विलेय है, तो क्या आप विलयन की सांद्रता परिकलन कर सकते हैं? वीडियो को रोककर इसका उत्तर सोचिए और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। इस प्रश्न को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम विलयन के बारे में तो सीख चुके। आइए अब हम निलंबन के बारे में जानें। एक विषमांगी घोल जिसमें ठोस द्रव्य परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन, सस्पेंशन कहलाता है। उदाहरण के लिए एक बीकर में 50 ml जल लें और इसमें 1 चम्मच चौक के चूर्ण को कांच के छड़ की सहायता से घोलें। आप क्या देखते हैं? ये घोल एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ
चौक का चूर्ण के कण घुलते नहीं हैं, बल्कि विलायक जल की समष्टि में निलंबित रहते हैं और इन निलंबित कणों को हम आंखों से देख सकते हैं। इस क्रियाकल्प द्वारा हम निलंबन के ये गुण धर्म देख सकते हैं कि एक, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, तो निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। अब यदि हम इस निलंबन में एक टॉर्च की सहायता से रोशनी की किरण को पार करें, तो ये पाएंगे कि ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। और यदि हम इस निलंबन को शांत छोड़ दें, तो ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होते हैं। अब अंत में यदि हम एक फिल्टर पेपर की सहायता से इस निलंबन को छानें, तो हम आसानी से चौक के चूर्ण को जल से पृथक कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि निलंबित कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। आइए अब हम आखिरी प्रकार के विलयन, कोलॉइडल विलयन के बारे में जानें। एक 50 ml बीकर में जल लें। अब इसमें दूध की कुछ बूंदें डालें। आप क्या देखते हैं? दूध के कण जल में समान रूप से फैले हैं। क्या आप दूध के कणों को देख सकते हैं? नहीं, लेकिन यदि हम एक टॉर्च की सहायता से इस विलयन में से रोशनी की किरण पार करने का प्रयास करें, तो पाएंगे कि दूध के कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। इसलिए देखने में ये विलयन समांगी मिश्रण लगता है, लेकिन वास्तव में ये विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। इस तरह के विलयन कोलॉइडल विलयन कहलाते हैं। आइए अब हम कोलॉइडल विलयनों के गुण धर्मों को देखें। इस क्रियाकल्प द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक, कोलॉइडल विलयन विषमांगी मिश्रण है। 2, कोलॉइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं। 3, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। 4, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है, तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी हैं। यदि हम फिल्टर पेपर से इस कोलॉइडल विलयन को छानें, तो क्या हम दूध और जल को पृथक कर सकते हैं? नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोलॉइड को छानन विधि से मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, क्या आप एक और मजेदार बात जानते हैं? परिक्षिप्त कण जो कि कोलॉइडल रूप में रहता है, उसे परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और वो घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है, उसे परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलॉइडल को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ आप इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि अब आपको विलयन, निलंबन और कोलॉइड, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड की अच्छी समझ हो गई है। अगले वीडियो में हम मिश्रण के घटकों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स का अध्ययन करेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने विलयन, निलंबन तथा कोलॉइड के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम मिश्रण के घटकों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स का अध्ययन करेंगे।
जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आसपास के अधिकतम पदार्थ मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। इन मिश्रणों के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि घटकों को मिश्रण से पृथक करने की क्या आवश्यकता है? पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक प्रक्रियाओं जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर इत्यादि द्वारा पृथक किया जा सकता है। परंतु क्या सभी मिश्रणों को हम भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा पृथक कर सकते हैं? उदाहरणतः, क्या हम स्याही को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा उसके घटकों में पृथक कर सकते हैं? नहीं। स्याही जैसे मिश्रणों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। आइए अब हम इनमें से कुछ तकनीकों का अध्ययन करें। सबसे पहले हम वाष्पीकरण इवेपोरेशन के बारे में जानेंगे। चलिए इसे एक क्रियाकल्प द्वारा समझने का प्रयास करें। आधा बीकर जल लें। अब बीकर के मुख पर वॉच ग्लास रखें और वॉच ग्लास पर कुछ बूंद स्याही डालें। अब बीकर को गर्म करना शुरू करें। आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि वॉच ग्लास से वाष्पीकरण इवेपोरेशन हो रहा है। हम वाष्पीकरण होने तक बीकर को गर्म करना जारी रखेंगे। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वॉच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तब हम उसे गर्म करना बंद कर देंगे। क्या वॉच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? जी हां, हम देख सकते हैं कि वॉच ग्लास पर नीले रंग का घटक डाई अवशेष के रूप में नजर आता है। तो आपके विचार में वॉच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ है? बिल्कुल ठीक, वॉच ग्लास पर से जल का वाष्पीकरण हुआ है। इसलिए अब हम इस क्रियाकल्प द्वारा ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्याही जल और रंग के घटकों से बना एक मिश्रण है, जिसमें जल एक विलायक सॉल्वेंट और रंग एक विलेय पदार्थ सॉल्यूट है, और हम वाष्पीकरण इवेपोरेशन द्वारा विलायक सॉल्वेंट से विलेय सॉल्यूट को स्याही जैसे मिश्रणों में से पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम पृथक्करण की दूसरी तकनीक अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूज के बारे में जानें। एक पात्र में थोड़ा संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। अब इसे एक छन्नी द्वारा छानकर क्रीम को दूध से पृथक करने का प्रयास करें। क्या आप इसमें सफल रहे? नहीं। ऐसा क्यों? दरअसल दूध में मौजूद क्रीम के कण इतने छोटे होते हैं कि ये छानक पात्र से बाहर निकल आते हैं। फिर हम क्रीम युक्त दूध जैसे मिश्रणों को कैसे पृथक कर सकते हैं? आइए अब हम इस क्रीम युक्त दूध को एक परख नली में लें। अब एक अपकेंद्रीय यंत्र सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। आप क्या देखते हैं? अपकेंद्रीय यंत्र को तेजी से घुमाए जाने पर दूध के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और क्रीम के हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। क्रीम युक्त दूध जैसे मिश्रण जैसे रक्त, अपशिष्ट जल इत्यादि जिनमें मौजूद घटकों के कण बहुत छोटे होने के कारण छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते, इस सिद्धांत अपकेंद्रण द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। आइए अब हम अघुलनशील द्रव्यों इनसॉल्युबल लिक्विड्स के मिश्रण के पृथक्करण की तकनीक के बारे में जानें। इस क्रियाकल्प में हम एक पृथक्करण कीप में मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को डालेंगे।
अब हम कुछ देर तक इसे शांत छोड़ देंगे। कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं? जी हां, कुछ देर बाद जल तथा तेल की पृथक पृथक परतें तैयार हो जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि जल और मिट्टी का तेल अघुलनशील द्रव्य, इनसॉल्युबल लिक्विड्स हैं। मिट्टी का तेल जल से हल्का होने के कारण ऊपर की ओर उठकर पृथक परत बना लेता है और जल भारी होने के कारण नीचे की परत में रह जाता है। अब हम पृथक्करण कीप के स्टॉप कॉर्क को सावधानी पूर्वक खोलकर नीचे वाली जल की परत को एक बीकर में निकाल सकते हैं। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे, स्टॉप कॉर्क को बंद कर दें। इस तरह हम देख सकते हैं कि आपस में नहीं मिलने वाले द्रव्य अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। इसलिए पृथक्करण कीप की सहायता से अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण जैसे जल और तेल, पिघला हुआ लोहा और स्लैग यानी कि धातुमल इत्यादि को पृथक किया जा सकता है। आइए अब हम अगली तकनीक ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन के बारे में जानें। एक चीनी मिट्टी की प्याली में नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण लें। अब इस प्याली को एक कीप को उल्टा रखकर ढकें और कीप की नली के खुले सिरे को रुई से बंद कर दें। अब एक बर्नर का उपयोग कर चीनी मिट्टी की प्याली को धीरे धीरे गर्म करें। आप क्या देखते हैं? जैसे जैसे प्याली गर्म होती है, अमोनियम क्लोराइड की वाष्प प्याली की ऊपर की ओर उठने लगती है और कुछ देर बाद कीप की ठंडी सतह पर वो वाष्प ठोसीकृत होने लगती है। चीनी मिट्टी की प्याली को तब तक गर्म करते रहें जब तक उसमें से वाष्प उठना बंद नहीं हो जाता। अब बर्नर को बंद कर दें और कीप में ठोसीकृत हुई अमोनियम क्लोराइड को एक प्याली में खरोच कर निकाल लें। इस तरह हमने नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक कर लिया। लेकिन ऐसा क्यों संभव हुआ? ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक ऊर्ध्वपातित हो सकने वाला अव्यय है, जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रियाकल्प द्वारा हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसे मिश्रण जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अव्यय जैसे कपूर, नैफ्थलीन, एंथ्रोसीन इत्यादि को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। अगली पृथक्करण तकनीक है क्रोमेटोग्राफी। आइए इसके बारे में एक क्रियाकल्प द्वारा समझें। चाणक पत्र की एक पतली परत लें। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। अब उस रेखा के बीच में एक स्केच पेन की सहायता से जल में घुलनशील स्याही की एक बूंद रखें। इस बूंद को सूखने दें। अब एक जार में थोड़ा जल लें और उसमें इस चाणक पत्र को इस प्रकार रखें कि वो जल की सतह से ठीक ऊपर रहे। अब इसे शांत छोड़ दें। आप क्या देखते हैं? चाणक पत्र पर पृथक पृथक रंग नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? जैसे जैसे जल चाणक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, वो डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है और इस प्रकार
रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। उदाहरणतः प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में इत्यादि। अगली पृथक्करण तकनीक है आसवन विधि, डिस्टिलेशन। आइए इसे हम एक क्रियाकल्प द्वारा समझने का प्रयास करें। एक आसवन फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क में एसीटोन और जल का मिश्रण लें। इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। अब उपकरण को इस तरह से व्यवस्थित करें। मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करें और सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का अवलोकन करें। जैसे जैसे मिश्रण गर्म होता है, आप क्या अवलोकित करते हैं? लगभग 56 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन की वाष्प आसवन फ्लास्क में ऊपर उठती नजर आती है। ये एसीटोन की वाष्प जल संघनक से गुजरने पर संघनित होकर पुनः द्रव्य अवस्था में बीकर में जमा होना शुरू हो जाती है। इस तरह हम एसीटोन और जल के मिश्रण को आसवन विधि, डिस्टिलेशन द्वारा पृथक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों संभव हो पाया? ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एसीटोन और जल का मिश्रण ऐसा मिश्रण है जो विघटित हुए बिना उबाला जा सकता है और उसके घटकों एसीटोन तथा जल के क्वथनांक को 56 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के मध्य अंतराल हैं। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा तो हम केवल द्रव्यों के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें गैसीय मिश्रण को पृथक करना हो तब भी क्या हम आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं? आइए हम वायु के उदाहरण द्वारा इसके बारे में जानें। वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। मान लीजिए हमें वायु से ऑक्सीजन गैस को पृथक करना है। ऐसा करने के लिए पहले हम उपकरणों को इस तरह व्यवस्थित करें। हमें वायु से ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव्य वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है और फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जहां सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं। अब अंत में आखिरी पृथक्करण तकनीक है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। एक चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें। जल की न्यूनतम मात्रा में इसे घोल दें। अशुद्धियों को छान लें। अब संतृप्त विलयन प्राप्त करने के जल को कॉपर सल्फेट के घोल से वाष्पीकृत करें। विलयन को छानक पत्र से ढक दें तथा कमरे के तापमान पर इसे दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप क्या देखते हैं? हम देख सकते हैं कि चीनी मिट्टी की प्याली में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रक्रिया को हम कौन से मिश्रणों को पृथक करने में प्रयोग कर सकते हैं? क्रिस्टलीकरण का प्रयोग हम ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समुद्री जल से नमक प्राप्त करते समय उसमें बहुत सी अशुद्धियां हो सकती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए
क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वो विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। और क्या आप जानते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्नलिखित कारणों से उत्तम होती है। 1. कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। 2. छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती हैं। वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार हमने सीखी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने मिश्रण के घटकों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम मिश्रण के शुद्ध पदार्थों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का अध्ययन करेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने घटकों के पृथक्करण, डेप्यूरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम मिश्रण के शुद्ध पदार्थों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने पदार्थों और मिश्रणों का अध्ययन किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के अनुसार तत्वों, एलिमेंट्स या यौगिकों, कंपाउंड्स में वर्गीकृत कर सकते हैं? आइए पहले हम तत्वों, एलिमेंट्स के बारे में जानें। क्या आप जानते हैं, रॉबर्ट बॉयल विश्व के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व, एलिमेंट, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1661 में किया था। और फ्रांस के एंटोine लॉरेंट लुवाजिये ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व, एलिमेंट, पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, मेटल्स, अधातु, नॉन मेटल्स तथा उपधातु, मेटलॉइड्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए पहले हम धातु, मेटल्स के कुछ गुण धर्मों के बारे में जानें। ये चमकीले होते हैं। इनका रंग चांदी जैसा सफेद या सोने जैसा पीला होता है। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं और इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध्य होते हैं। इनको पीट कर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इतने सारे गुण धर्मों वाले आखिर धातु के क्या उदाहरण हो सकते हैं? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। और क्या आप एक मजेदार बात जानते हैं? पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य रहता है। आइए अब हम अधातुओं, नॉन मेटल्स के कुछ गुण धर्मों को देखें। ये भिन्न रंगों में होते हैं। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। धातुओं के विपरीत ये चमकीले नहीं होते हैं। ये प्रतिध्वनिपूर्ण भी नहीं होते और ना ही ये आघातवर्ध्य होते हैं। क्या आप इनके कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। और अंत में उपधातु ऐसे पदार्थ हैं जिनके गुण धर्म धातु और ठोस अधातु
दोनों से मिलते हैं। ये धातुओं जैसे चमकीले होते हैं। ये विद्युत के अर्धचालक होते हैं। ये तन्य या आघातवर्ध्य नहीं होते। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि उपधातुओं के उदाहरण हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? आइए इसके बारे में एक क्रियाकल्प द्वारा समझें। दो पृथक पृथक चीनी मिट्टी की प्यालियों में 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर लें। अब पहली प्याली में लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं और दूसरी प्याली में लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। क्या दोनों प्यालियों में प्राप्त सामग्री दिखने में समान है? प्याली एक में प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। ये रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है, जबकि प्याली 2 में प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। अब दोनों प्यालियों में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट एक चुंबक को लाएं। जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। आप क्या देखते हैं? प्याली 1 में प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है, जबकि प्याली 2 में प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं है। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, फिर भी दोनों प्यालियों में प्राप्त सामग्री भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्याली 1 में की गई क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि प्याली 2 में की गई क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। प्याली 1 में प्राप्त सामग्री 2 पदार्थों लोहा तथा सल्फर का मिश्रण है। मिश्रण के गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के समान है। प्याली 2 में प्राप्त सामग्री यौगिक है, जिसके गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। इस तालिका में आप मिश्रण तथा यौगिक के बीच के अंतर को देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमने शुद्ध पदार्थों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस का अध्ययन किया। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।